Hello friends, I am B.R. Kumath. You are most welcome in my YouTube channel. आज मित्रों एक वर्ब को लेकर के बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है और अधिकांश विद्यार्थी शब्द को समझने के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इस डू वर्ब का यूज कैसे होता है। मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद डू वर्ब को लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं। डू एक मूल वर्ब है जिसकी अगर फॉर्म्स के रूप में बात करें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है और आईएनजी फॉर्म जब जोड़ी जाती है तो डूइंग होती है। उसी प्रकार यहां पर इंफिनिटिव की बात करें तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू डू होता है। अब हमने देखा कि जब ये डू शब्द है यहां पर तो हमारे को एक नया शब्द दिखाई देता है, डज। ये डज कहां से आता है, ये भी एक समझने योग्य बात है। तो अपन ने देखा डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब उसके पीछे एस या ईएस लगाया जाता है तो उसको सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है मैं आपको इसके अलग वीडियो में विस्तृत समझाऊंगा। अब हमने देखा कि डू और डज दो शब्द बन गए हैं यहां पर, तो हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके देखा डू को कि डू मेन वर्ब के रूप में कब काम करती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब काम करती है। बहुत सिंपल है और स्पष्ट हो जाएगा, तसल्ली से समझने का प्रयास करें। हमने लिखा है यहां पर डू मेन वर्ब के रूप में कब होती है, तो देखा कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के ठीक बाद अकेले डू या डज लगा हुआ हो, ऐसी स्थिति में वह हमेशा मेन वर्ब का काम करेगी। क्या बात कही, केवल इतनी सी बात कही है कि जब किसी सेंटेंस में हमारे को डू दिखता है या डज दिखता है तो हमें समझना चाहिए कि वह सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा हुआ हो और अकेला हो। ऐसी स्थिति में वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे, अपन ने उदाहरण के तौर पे बात की। फॉर एग्जांपल आई डू माई वर्क, यहां पर आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के ठीक बाद में हमने डू को देखा है, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा वाक्य है सी डज हर क्लास वर्क, हमने यहां पर सब्जेक्ट के रूप में देखा तो सी है और उसकी ठीक बाद में डज आया हुआ है, तो ये हमेशा मेन वर्ब है। आगे देखा सेंटेंस दे डू देयर होमवर्क, अब यहां पर बात की तो सब्जेक्ट के रूप में दे है और ठीक उसके बाद में डू आया है, तो ये भी एक सब्जेक्ट के ठीक बाद होने के कारण मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये भी मेन वर्ब थी, यहां पर भी मेन वर्ब के रूप में है, यहां पर भी हमने देखा मेन वर्ब के रूप में है। अगला सेंटेंस आया यू डू योर वर्क, यहां पर सब्जेक्ट यू है, उसके ठीक बाद में डू आया है जो यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ही डज हिज होमवर्क, तो यहां पर ही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, डज यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि यहां पर भी यह मेन वर्ब का काम कर रही है। कल्पना करो यहां पर ही नहीं, यहां पर किसी का नाम आ गया जैसे हरी, हरी डज हिज होमवर्क, तो ऐसी स्थिति में भी हरी के साथ में डज रहा तो ये भी यहां मेन वर्ब का काम करती है। ये क्या बात है ये आपको मैं अलग से समझाऊंगा। अब ये तो बात की हमने मेन वर्ब के रूप में। अब हमने देखा कि डू हेल्पिंग वर्ब कब बन जाती है। तो मित्रों यहां पर दो बातें समझने योग्य डाली हैं कि जब कोई वाक्य पहली शर्त में तो नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो तो डू और डज के ठीक बाद नोट लग जाता है। डू और डज के बाद में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। ऐसी स्थिति में डू डज हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। या फिर ऐसा वाक्य जिसके शुरू में डू और डज लगता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। कैसा वाक्य बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, तो वहां पर भी यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। कैसे, आओ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारे समक्ष आया डू यू डू योर वर्क, अब यहां पर डू आया हुआ है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर भी डू आया हुआ है, डू यू डू। परीक्षा में ऐसा दिखता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गलत दिया हुआ है। गलत नहीं है, पहले डू आया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और दूसरा डू आया है ये यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है। अगला वाक्य देते हैं डच सी डू हर वर्क, देखो यहां पर ऊपर वाले वाक्य में डू था, यहां पर भी अपने को डू दिखाई दिया और सी के लिए यहां पर डज लग गया, तो यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और डू मेन वर्ब का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में डज यहां पर किस रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रहेगी। अगला सेंटेंस है ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, अब यहां पर सब्जेक्ट से शुरुआत हुई और डज के बाद में नोट लग गया। अपन ने यही बात की नेगेटिव वाक्य में नोट लगा हुआ और डू डज के बाद, तो डज यहां पर किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। डज ही डज नॉट डू
हिज, तो ऐसी स्थिति में डू मेन वर्ब बन जाएगी यहां पर। अगला वाक्य हमने देखा, यू डू नॉट डू योर वर्क। अब यहां पर यू सब्जेक्ट है, यहां डू आया है, फिर नोट के बाद वापिस डू आया है, तो पहला डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि नोट के साथ है, दूसरा डू यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस हमने देखा, डू दे डू देयर वर्क। ऐसी स्थिति में सेंटेंस के शुरू में डू लगा हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वापिस डू आया है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पहला डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा डू यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आसानी से हम इसको अलग कर सकते हैं कि नेगेटिव वाक्य में जब डू और डज के साथ नोट लगा हुआ हो तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर वाक्य के शुरू में डू डज लगा हुआ है और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी वहां पर डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अब यहां पर खास एक बात नहीं आई कि नेगेटिव वाक्य होने के बावजूद भी इसके अंदर मेन वर्ब का काम कैसे कर रही है। मित्रों, यहां पर नेवर शब्द आया है और हमने बात लिखी है कि जब नोट के साथ डू डज का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इसमें नोट नहीं है, आई नेवर डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं, यानी कोई आलसी व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में आई नेवर डू, डू यहां पर मेन वर्ब का काम करेगी। तो अब अपन बात कर रहे थे डिड के बारे में। डू और डज को समझने के बाद बात आती है डिड पर, तो यहां पर भी काफी कंफ्यूजन रहता है। बहुत सिंपल सी बात है, डिड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में होती है, जैसा अपन ने पहले पढ़ा और देखा। तब अपने को दो बातें अब यहां समझनी है कि कब यह मेन वर्ब के रूप में रहती है और कब यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहती है। मित्रों, ये आसान है। जब अपन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के ठीक बाद डिड को अकेला देखें और उस रूप में जब अपन देखेंगे तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी अपने को। कैसे? उदाहरण के तौर पर अपन ने बात की, आई डिड माई वर्क, आई सब्जेक्ट और ठीक उसके बाद डिड आया है, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। आगे अपन ने सेंटेंस देखा, दे डिड देयर वर्क। अब यहां पर दे सब्जेक्ट है, डिड यहां पर ठीक उसके बाद में आया हुआ है, ऐसी स्थिति में यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अगला सेंटेंस देखा, सोहन डिड हिज क्लास वर्क। ऐसी स्थिति में सोहन यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और डिड यहां पर मेन वर्ब का काम करेगी। परंतु ये तो बात हुई मेन वर्ब की। अब हमारी समझ में ये आनी चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड कब लगती है। तो ये भी आसान है। कैसे? यदि किसी वाक्य में डिड शुरू में आ रहा है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वह वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ऐसी स्थिति में डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। या डिड के साथ में नोट शब्द जुड़ा हुआ है तो वह वाक्य नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में भी डिड हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। कैसे? आओ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आई डिड नॉट डू माई वर्क। अब यहां पर आई सब्जेक्ट आया, डिड के साथ में नोट लगा हुआ है, यहां पर ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, आई डिड नॉट डू मेन वर्ब है। डिड सी डू हर वर्क। यहां पर अपन ने देखा डिड सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में डिड सी डू, तो यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और डू मेन वर्ब का काम करेगी। अगला सेंटेंस, डिड राजू डू हिज होमवर्क। डिड सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, डिड राजू डू यहां पर मेन वर्ब का काम करेगी। अगला एग्जांपल देखा, सीता डिड नॉट डू हर वर्क। तो सीता सब्जेक्ट का काम कर रही है परंतु डिड के साथ नॉट लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में सीता डिड नॉट डू, तो डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और उसके बाद में डू यहां पर मेन वर्ब का काम करेगा। तो हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया कि डू, डज और डिड कब मेन वर्ब का काम करते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। Thanks for watching video. Subscribe my channel and press the bell icon for never miss new videos and any updates.